गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। मैं डॉक्टर आनंद पांडे। एक बार फिर हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के क्रेड के संदर्भ में चर्चा करेंगे। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में कई सारे सेगमेंट पे चर्चा किया, बहुत सारे सिलेबस को कवर भी किया एंड नाउ वी हैव रीच्ड एट द लास्ट मोमेंट ऑफ द सिलेबस। इसमें से एक लास्ट क्वेश्चन आप देखें, उसमें लिखा है रिसर्च इन हिस्ट्री, जिसमें आपके कुछ हिस्टोग्राफी के क्वेश्चंस हैं और कुछ जो है क्वेश्चंस आपके यहाँ पर रिसर्च मेथडोलॉजी से संबंधित है। तो ये जो सेगमेंट्स हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि प्रायः जो आपका लास्ट वाला एक क्वेश्चन आता है जो 400 वर्ड्स का है, 400 शब्द का है, जो आप कह सकते हैं कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में जनरली देखा गया है कि आपके 3 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एक क्वेश्चन करना पड़ता है। इसमें इंटरनल चॉइस होता है, ठीक है, मतलब इसमें एक आपको ऑप्शन दे दिया जाता है, तो 3 क्वेश्चन में एक करना है 400 वर्ड में। लेकिन इसमें प्रायः जो है एक क्वेश्चन हमेशा हिस्टोग्राफी का रहता है या फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी का रहता है। और उसमें कौन सा क्वेश्चन आएगा अपनी चर्चा करें, 101% जो बताएंगे आएगा। और हम इसीलिए ये जो सेगमेंट है इसमें आपको दो क्वेश्चन करके 5, 6, 7 क्वेश्चन हम आपको बेहतरीन बता देंगे और इसका हम कोडिंग के साथ पढ़ा देंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक क्वेश्चन आएगा कि आप किसी ऐतिहासिक विषय पर एक सिनाप्सिस प्रस्तुत कीजिए। तो मतलब है कि इसको कर सकते हैं एक लघु शोध प्रबंध प्रस्तुत कीजिए। तो मतलब है कि जो जैसे आप सिनाप्सिस लिखने का जो प्रोसेस होता है वह प्रोसेस किस तरह से चलता है, उस पूरे प्रोसेस के अनुसार आपको सिनाप्सिस लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि शोध प्रक्रिया के अंतर्गत प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का उल्लेख कीजिए। इन दोनों क्वेश्चन में 101% एक क्वेश्चन आ सकता है। या तो हिस्टोग्राफी के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पूछा गया है सबल्टन अप्रोच ऑफ हिस्ट्री, एक बार उपासई इतिहास लेखन क्या होता है बताइए, इतिहास का महत्व क्या होता है वो बताइए। हाँ, तो मतलब ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो उनकी चर्चा करेंगे। इस 2 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन पे हम एक एक क्वेश्चन पे अलग अलग लेक्चर देंगे, जिसमें एक है आपका शोध प्रक्रिया के अंतर्गत प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत क्या होते हैं और पूरा उनके कैसे क्या लिखेंगे, भूमिका क्या होगा, प्राथमिक स्रोत क्या होगा, प्राथमिक स्रोत के कितने प्रकार होंगे, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, द्वितीयक स्रोत क्या होगा, द्वितीयक स्रोत में क्या क्या आता है, और उसके बाद दोनों का रेलेवेंस क्या है और दोनों का निष्कर्ष क्या होगा। तो वो हम जरूर पढ़ाएंगे, 1-2 दिन के अंदर उसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और आज भी हम लोग कवर करेंगे जो हिस्टोग्राफी के अन्य पोर्शन है, देखते हैं और इसमें से क्या क्वेश्चन आपको बन सकता है वो देखते हैं। चलिए तो इसमें देखते हैं। सबसे पहले लिखा है आपका, देखेंगे यहाँ पे है कि ये है रिसर्च इन हिस्ट्री। तो इसमें पहला क्वेश्चन है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, दूसरा है ऑब्जेक्टिविटी, तीसरा है बायस इन हिस्ट्री, ठीक है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे आपका जो रिसर्च इन हिस्ट्री है, उसमें आपका स्कोप ऑफ हिस्ट्री, इसका मतलब होता है इतिहास का क्षेत्र, इतिहास का क्षेत्र। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का महत्व। इतिहास का महत्व ये सामान्य है दोनों क्वेश्चन, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होगी। अगर हम आपको बता देंगे आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। चलिए चर्चा करेंगे पहले स्कोप ऑफ हिस्ट्री। देखिए प्रारंभिक इतिहास लेखन, जब इतिहास लेखन लिखा गया तो ऐसा माना जाता था कि इतिहास की जो प्रक्रिया है वह मुख्यतः राजा महाराजाओं तक सीमित है, राजनीतिक इतिहास तक सीमित है, दरबारी इतिहास तक सीमित है, जिसे आगे चल के ग्रामसी ने अब्जरवादी इतिहास के रूप में आरोप लगाया, जिसे कहते हैं अरिस्टोक्रेटिक हिस्ट्री, जो उन्होंने सबल्टन अप्रोच ऑफ हिस्ट्री में अपना व्यक्त किया है। और आगे चल के इसी पर अरिजीत गुहा, ज्ञान पांडे, शाहिद अमीन, दीपेश चक्रवर्ती आदि लोगों ने काम किया। अब थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि अगर प्रारंभिक इतिहास लेखन की बात करें तो शुरुआती इतिहास लेखन माना गया कि जहाँ पे इतिहास मुख्यतः दरबारों तक सीमित रह गया। बड़े बड़े विशिष्ट व्यक्तियों, राजा महाराजा, ऐतिहासिक व्यक्तियों का ही इतिहास लिखा गया, जाना गया, समझा गया।
ठीक है। तो ऐसे समय में इतिहास का जो क्षेत्र था प्रायः जो था राजनीतिक इतिहास तक ज़्यादातर सीमित रहा। तो शुरुआती दौर में इतिहास का क्षेत्र जो था बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं था, लेकिन समय समय के साथ अलग अलग प्रवृत्तियाँ, अलग अलग दृष्टिकोण, अनुसंधान, गवेषणा, शोध पद्धति आदि के माध्यम से, नए दृष्टिकोणों के माध्यम से, नए वैचारिक आयामों के माध्यम से इतिहास में नए नए दृष्टिकोण का समावेश हुआ और इस कारण इतिहास का क्षेत्र जो है लगातार बढ़ता गया। तो इतिहास का क्षेत्र जो है निरंतर प्रगतिशील है, लगातार बढ़ रहा है। उसमें नए आयामों के आने से, नए शोध और नए गवेषणा के माध्यम से इतिहास का क्षेत्र आज भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। अब वर्तमान में जो बढ़ा है इतिहास वो कैसा है? वर्तमान का जो इतिहास है अब सामाजिक इतिहास पे जोर दिया जा रहा है, सामाजिक परिवर्तनों के दृष्टिकोण से इतिहास लिखा जा रहा है। अब हम आर्थिक इतिहास लेखन पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तो आर्थिक इतिहास लेखन किया जा रहा है, इससे इतिहास का क्षेत्र बढ़ा है। धार्मिक सामाजिक इतिहास तो चल ही रहा है। साथ ही साथ एक जो नया दृष्टिकोण है जिसे आप कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी मोड ऑफ स्टडी, मतलब होता है अंतर विषयक उपागम पद्धति। अंतर विषयक उपागम पद्धति, इस सबको लिखिएगा जरूर। जो अंतर विषयक उपागम पद्धति है इंटरडिसिप्लिनरी मोड ऑफ स्टडी, इसमें क्या होता है, इसमें विभिन्न सब्जेक्टों का आपस में कोरिलेशन स्थापित करते हुए एक दूसरे के ऊपर प्रभाव और एक दूसरे के प्रति उसकी भूमिका के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। जैसे इतिहास का संबंध भूगोल से क्या है, इतिहास का संबंध जो है आर्कियोलॉजी से क्या है, इतिहास का संबंध समाजशास्त्र से कैसा है, इतिहास का संबंध एंथ्रोपोलॉजी से कैसा है, इतिहास का संबंध जो है पॉलिटिकल साइंस से कैसा है। जैसे जॉनसन कहता है, ये सब कमेंट डाल सकते हैं, जॉनसन कहता है कि भूगोल इतिहास का नेत्र है, जियोग्राफी इज द साइट ऑफ हिस्ट्री। और फिर आगे कहता है कि भूगोल वह मंच है जिसपे इतिहास की कहानी का मंचन होता है। ठीक है, ये उसका बड़ा फेमस स्टेटमेंट है। और वही कहता है कि इतिहास जो है सभी सामाजिक विज्ञानों की जननी है, जबकि बर्नी कहता है इतिहास सभी विज्ञानों की रानी है। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के नए दृष्टिकोण आ रहे हैं। तो इतिहास में एक दूसरे की प्रभाविता के आधार पर इतिहास का स्वरूप लगातार बढ़ता जा रहा है, इतिहास का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। अब हम पहले के अपेक्षाकृत इतिहास में कई नए आयामों के आधार पर इतिहास देखते हैं। आजकल हम लोग मुख्यतः आर्थिक आज इतिहास के अलावा इंटरडिसिप्लिनरी मोड के आधार पर इतिहास को बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ आजकल हम लोग सैनिकवादी इतिहास लिख रहे हैं, जो पहले नहीं लिखा जाता था। सैनिकवादी इतिहास लेखन क्या है? ऐसा इतिहास लेखन जिसमें सैनिकों का इतिहास पहली बार लिखा गया हो। तो सैनिकवादी इतिहासकार पहले माने जाते हैं विश्व के थ्यूसिडाइड्स। ये पहले इज नोन एज द फर्स्ट कॉम्पिटेंट हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड हु फर्स्टली रोट हिज हिस्ट्री ऑन द आर्मी। तो उन्होंने आर्मी पर उसके स्ट्रेटजी पे आदि में पहली बार इतिहास लिखा, जिसकी किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ पिलोपोनेशियन वार। यह जो आपका पहला ग्रंथ है विश्व इतिहास का, जो सैनिकों के इतिहास पे लिखा गया है। ठीक है, तो एक इससे दृष्टिकोण लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ वर्तमान समय में हम डिप्लोमेटिक हिस्ट्री पे जोर दे रहे हैं, जिसे आप कहते हैं राजनयिक इतिहास लेखन। दो देशों के बीच के जो अंतर संबंध होते हैं उनकी प्रक्रिया को दर्शाने के लिए डिप्लोमेसी स्थापित की जाती है, जो कि वर्तमान समय में जो फॉरेन मिनिस्ट्री होती है, जो आपके एक्सटर्नल मिनिस्ट्री होती है, वह इसको देखती है। भारत पाकिस्तान का क्या संबंध है, भारत अमेरिका का क्या संबंध है, भारत और चाइना का इतिहास कैसा है, भारत और अफगानिस्तान का इतिहास कैसा है, ये सब आते हैं डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में, जिसका प्राचीन काल में उल्लेख आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, खासकर मंडल सिद्धांत में और सारीगुण नीति में दिखाई देती है। ठीक, तो मतलब है कि इतिहास के स्वरूप में बदलाव हो रहा है। वर्तमान में नए दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, प्राच्यवादी दृष्टिकोण, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, क्षेत्रवादी दृष्टिकोण, सबअर्डन अप्रोच ऑफ हिस्ट्री, पोस्ट मॉडर्निज्म विचारधारा, एनर्स स्कूल ऑफ थॉट, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट, फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट। देयर आर सो मेनी थॉट्स, सो मेनी आइडियोलॉजीज हैव बीन इमर्ज्ड इन द हिस्ट्री राइटिंग। तो अब इतनी ज़्यादा आइडियोलॉजीज आ गई, विचारधारा आ गई कि इनके फलस्वरूप इतिहास का क्षेत्र निरंतर बढ़ता जा रहा है। कोई आर्थिक आयामों पर इतिहास को लिख रहा है, कोई सामाजिक आयामों पर इतिहास लिख रहा है, कोई उसके सामाजिक परिवर्तनों पर इतिहास लिख रहा है, जैसे कार्ल मार्क्स।
तो इन सब के कारण जो है इतिहास का क्षेत्र जो है निरंतर बढ़ता जा रहा है और आगे भी इतिहास बढ़ता रहेगा। इतिहास के बारे में एक और कथन में महत्वपूर्ण है कि इतिहास की जो प्रकृति होती है यद्यपि वह व्याख्यात्मक होती है। हिस्ट्री द नेचर ऑफ द हिस्ट्री इज इंटरप्रिटेटिव, लेकिन वास्तव में इतिहास को व्याख्यात्मक नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करेंगे, इतिहास की व्याख्या अलग अलग इतिहासकार करते हैं, अलग अलग व्यक्ति करता है, अलग अलग अनुसंधानकर्ता करता है, गवेषणाकर्ता करता है। देखिए अनुसंधानकर्ता, गवेषक मतलब गवेषणा करने वाला, शोधकर्ता, ये सभी एक शब्द हैं, रिसर्चर। ठीक है, तो हमें अब टफ शब्दों पे भी कमांड करना है, खासकर हिस्टोग्राफी के लिए और रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए। तो क्या हुआ कि नए जो खोज और नए आयाम हैं इनसे इतिहास का क्षेत्र बढ़ रहा है और अलग अलग व्याख्याएं जो हैं इतिहास को और ज़्यादा बढ़ा रही हैं। इसीलिए मार्क ब्लैक कहता है कि इतिहासकार को निर्णय लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए और इतिहासकार को जज बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इतिहासकार का कार्य केवल और केवल तथ्यों का वर्णन करना तक सीमित होना चाहिए। साक्ष्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर इतिहास को लिख दे। लेकिन इतिहास का जब भी कोई व्यक्ति लिखता है तो कहता है हमको ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा हुआ होगा। और आजकल जो व्हाट्सएप और फेसबुक वाले जो विश्वविद्यालय नए आ गए हैं इनके कारण तो इतिहास का जो है और सत्यानाश होता जा रहा है। हाँ, जिनको कुछ इतिहास नहीं आता वो भी लिख दे रहे हैं, 10-20 लाइन का, 50 लाइन का लिख के पूरा इतिहास को उलट पुलट दे रहे हैं। तो इतिहास की व्याख्यात्मक प्रकृति जो है ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता, उसके वैज्ञानिक स्वरूप, उसके वास्तविक स्वरूप को ढक देता है। ठीक है, इसीलिए मार्क ब्लैक अपने हिस्टोरियंस क्राफ्ट में कहता है, क्राफ्ट मतलब होता है कारीगरी या कुशलता, ठीक है, उद्योग जैसा। तो ऐतिहासिक कारीगरी क्या है, ऐतिहासिक कुशलता क्या है, याद रखिएगा। ये कमेंट भी लिख दीजिएगा और इनकी किताब का नाम भी जरूर लिख दीजिएगा, कहीं भी डाल सकते हैं। इसको याद रखिएगा तो इसको वस्तुनिष्ठता में डाल दीजिएगा, इसको पक्षपात में डाल दीजिएगा। मार्क ब्लैक का किताब है MARCBLOCH, मार्क ब्लैक की किताब का नाम है हिस्टोरियंस क्राफ्ट, इतिहासकार का शिल्प। अब ये क्या है, एक वास्तविक इतिहासकार कहते हैं कि इतिहासकार का शिल्प, कारीगरी कुशलता यही है अच्छे इतिहासकार की, वह तथ्य के आधार पे, साक्ष्य के आधार पे इतिहास का वर्णन करे, उसे व्याख्या न करके वर्णन तक सीमित रखे। ठीक, वो कहता है दमानिया, उसका फेमस स्टेटमेंट है, लिख लीजिएगा। दमानिया MANIA, द मानिया ऑफ बीइंग जजमेंटल is the satanic SATANIC. The mania of being judgmental is the satanic enemy of true history. निर्णय लेने का उन्माद माने पागलपन, निर्णय लेने का उन्माद वास्तविक इतिहास का शैतानी दुश्मन होता है। इसलिए इतिहासकार को निर्णयात्मक जज बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें आपको इतिहास जैसा है, जैसा साक्ष्य कहता है उसी तरह वर्णन कर देना चाहिए। ठीक है, तो व्याख्यात्मक स्वरूप एक नष्ट करता है। इसी तरह रॉन्के कहता है अपने थ्योरी में, रॉन्के किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ लैटिन एंड ट्यूटोनिक नेशंस। वो कहता है इतिहासकार को वर्णनात्मक होना चाहिए, हिस्ट्री शुड बी रिटन इन द डिस्क्रिप्टिव मोड नॉट इन द इंटरप्रिटेटिव मोड। अब कहता है हिस्टोरियन शुड फॉलो द पैरामीटर ऑफ एज द थिंग्स एक्चुअली वर। तो कहता है एज द थिंग एक्चुअली वर, इतिहासकार को ऐतिहासिक लेखन के दौरान किस पद्धति का प्रयोग करना चाहिए, कहता है एज द थिंग्स एक्चुअली वर, जैसे चीज़ें थी उसी तरह उनका वर्णन करना चाहिए। तो इतिहासकार को वर्णनात्मक होना चाहिए, न कि व्याख्यात्मक। ओके, तो इन सब के कारण जो इतिहास का क्षेत्र निरंतर बढ़ रहा है। अभी इन सब चर्चा करेंगे वस्तुनिष्ठता में। तो एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री की बात करें कि वास्तव में इतिहास का इंपॉर्टेंस क्या है, तो इतिहास की जो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब आपको पता है कि इतिहास जो है वो मानव के क्रियाकलापों की कहानी है, हमारे अतीत को व्याख्यायित करती है, हमारी सभ्यता संस्कृति का जो उद्भव हुआ है, जो विकास हुआ है, उस प्रक्रिया का अंकन ऐतिहासिक पृष्ठों में मिलता है। इतिहास हमारे अतीत को व्याख्यान करता है, इतिहास हमारे अतीत का वर्णन करता है, इतिहास हमारे अतीत के माध्यम से हमारे भविष्य को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। तो इतिहास कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, चाहे इतिहासकार रेनियन हो, चाहे इतिहासकार चार्ल्स फर्थ हो। ठीक है, हमने एक वीडियो बनाया है इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री पे, एक बार उसको आप जरूर देख लीजिएगा, उससे कुछ पॉइंट नोट कर लीजिएगा। जैसे इतिहास के लिए कहा गया कि जो व्यक्ति जिस प्रोसेस से खड़ी करते हैं
कि इतिहास को भूलने वाले राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं होता है। अगर इतिहास को आप भूल गए तो किसी का आपका भविष्य खत्म हो जाएगा। इतिहास का सबसे बड़ा महत्व ये है। दूसरा देखिएगा, इतिहास मानव के क्रियाकलापों की कहानी व्यक्त करता है। तो हम मानवीय जो एंटिक्विटी है, उसकी प्राचीनता है, उसको समझने के लिए, जानने के लिए भी अतीत का अध्ययन करते हैं। और उस अतीत के माध्यम से हम अपने वर्तमान का निर्माण करते हैं, और उस वर्तमान के माध्यम से हम अच्छे भविष्य की भी संकल्पना कर सकते हैं। इतिहास की जो सबसे बड़ी पहली इंपॉर्टेंस है, वह आपका इम्पॉर्टेंस होता है कि इतिहास हमको अतीत की शिक्षा देती है। ठीक है, तो इतिहास के माध्यम से हमको ऐतिहासिक परिवेश में विभिन्न प्रवृत्तियों, सामाजिक जीवन, सामाजिक परिवर्तन आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। हमारा सारा जो अतीत है वह सब इतिहास के पृष्ठों पे, इतिहास के पन्नों पर दिखाई देता है। ओके, सो अगर हम पॉइंट वाइज बात करें तो आप समझिएगा कि राधा कृष्णन कह रहे हैं, कुछ कमेंट डाल दीजिएगा। कहते हैं कि इतिहास जो होती है राष्ट्र की स्मरण शक्ति होती है, जबकि वही बेकन कह रहे हैं कि हिस्ट्री मेक्स मैन वाइज, इतिहास व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। और प्रोफेसर शेख अली का कमेंट जरूर डाल दीजिएगा। हमने कहा इतिहास को भूलने वाले राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं होता है। ठीक है, और कार्ल बेकर कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वयं का इतिहासकार होता है, जबकि रॉबर्ट हेनलिन कह रहा है कि अ जनरेशन दैट इग्नोर्स हिस्ट्री हैज़ नो पास्ट एंड नो प्रेजेंट। ठीक है, नो पास्ट एंड नो फ्यूचर। ऐसे पीढ़ी जो इतिहास का उपेक्षा करती है, न उसका कोई अतीत होता है और न उसका कोई फ्यूचर होता है। ठीक है, और अर्नेस्ट रेनन का कथन है, इतिहास की उपेक्षा करने वाले राष्ट्र का न कोई भविष्य नहीं होता है। अतीत की पूर्णता ही वर्तमान है, चाहे वो व्यक्ति का हो या राष्ट्र का। तो अतीत को जानना समझना जो होता है, यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो कुछ पॉइंट के माध्यम से ऐतिहासिक महत्व को आप देख सकते हैं। जैसे देखिए, पहले लिख दीजिएगा भूमिका क्या है, ये आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। भूमिका क्या है, और उसमें जितना अच्छा कमेंट लिखेंगे अच्छे राइटर्स का, उसमें नंबर आपको ज़्यादा मिलेगा। नहीं तो क्या होगा कि लिखने को तो सभी लिखेंगे, इतिहास ये है, इतिहास वो है, अतीत को शिक्षा देता है। तो पहला वाली भूमिका लिख दीजिए जो बताया। उसके बाद लिख दीजिएगा पहला इसका है राजनीतिक महत्व। इतिहास का राजनीतिक महत्व क्या है? इतिहास का राजनीतिक महत्व ये होता है कि किसी भी राजनीतिक के लिए, देश को संचालित करने के लिए अपने अतीत को जानना सबसे महत्वपूर्ण होता है। अतीत में राजनीति कैसा था, राजनीतिक आयाम कैसा था हमारा, ठीक है, इनको समझना। प्रमुख राजनीतिक हुए जैसे कौटिल्य हो गए, जैसे आपके अरस्तु हो गए, सुकरात हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, अलेक्जेंडर हो गए, नेपोलियन बोनापार्ट हो गया, अशोक हो गया, अकबर हो गए, गांधी जी हो गए, नेहरू हो गए, टैगोर हो गए। तो इनको जानना समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब हम इनको जानेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि हमारा अतीत कैसा था, और इसके माध्यम से हम अब अच्छे राजनीतिक परिवेश का निर्माण भी कर सकते हैं। इसीलिए हेनरी राउस कहता है राजनीतिक इतिहास वास्तव में इतिहास की रीढ़ है। वास्तविक इतिहास तो राजनीतिक इतिहास है। और ट्रेवेलियन कहता है कि सामाजिक इतिहास के बिना आर्थिक इतिहास बंजर है और राजनीतिक इतिहास अवर्णनीय है। मतलब है कि आपका जो सामाजिक परिवेश है मानव का, वह महत्वपूर्ण होता है। दूसरा महत्व देखते हैं डिप्लोमेटिक महत्व। डिप्लोमेटिक क्या होता है? राजनयिक महत्व। आपको पता है कि एक कुशल राजनीतिक के लिए यह जानना जरूरी होता है कि अतीत काल में वर्तमान तक हमारे देश का दूसरे देशों से संबंध कैसा था, हमारे देश का दक्षिण पूर्वी एशिया में संबंध कैसा था, हमारे देश का चाइना संबंध कैसा था, हमारे देश का पाकिस्तान संबंध कैसा था, पाकिस्तान भारत का अंग था, बाद में कैसे विभाजन हुआ, उस विभाजन में ईस्टर्न ईस्टिक एग्रीमेंट क्या होता है, उस विभाजन में जो आपका विभाजन में जब इसका विलय किया जाने लगा तो आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था, हाँ, जो शासक थे हरि सिंह उन्होंने क्या किया, ये मुद्दा फिर कबाली आक्रमण क्यों हुआ, फिर ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे गया। तो ये सब आप चीज़ें बता सकते हैं। हैदराबाद का जब विलय हुआ तो ऑपरेशन पोलो कैसे लॉन्च किया गया जी ए चौधरी के नेतृत्व में, हाँ, और भी जो पहले श्याम है, मलाया है, हाँ, इन सब से भारत का संबंध कैसा था। तो एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जानना बहुत जरूरी है। वो अगर आप एक कुशल राजनीतिक होना चाहते हैं और देश का संचालन करना चाहते हैं तो फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए और एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के लिए खासकर इस डिप्लोमेटिक वातावरण को बनाए रखने के लिए, राजनयिक संबंध बनाने के लिए दूसरे देशों के साथ अपने अतीत को जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगर अगली बात करें हम तो अगला है इतिहास का ज्ञानात्मक महत्व।
एक कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का ज्ञानात्मक महत्व। अब ज्ञानात्मक क्या होता है? इतिहास आपको पता है कि हमें ज्ञान प्रदान करता है, इसीलिए बेकन कहता है कि हिस्ट्री मेक्स मैन वाइज। इतिहास व्यक्ति को, ये सब पॉइंट लिखिएगा, इसी पॉइंट के अंदर दो दो चार पॉइंट डाल दीजिएगा, बस उसी व्याख्या कर दीजिएगा। हिस्ट्री मेक्स मैन वाइज, इतिहास व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, ठीक है। और आगे कहता है कि जैसे कि इतिहास से बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे कथानक लोक जीवन में प्रचलित होते हैं, जनश्रुतियों में होते हैं, अनुश्रुतियों में होते हैं, इनके माध्यम से हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे है कि नेपोलियन बोनापार्ट कहता है कि जिस तरह स्पेन के नासूर ने मेरा विनाश कर दिया, उसी तरह दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब का विनाश कर दिया। इससे आपको पता चलता है कि कौन सी हमको कार्य करना चाहिए था, कौन सा नहीं करना चाहिए था। दूसरा देखिए, दूसरा है कि एक कथन है कि रोम जल रहा था और नीरो जो था बांसुरी बजा रहा था। इससे भी पता चलता है कि हमको क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए। एक डच में कहावत है जो कहता है, डच कहावत है कि अ डंकी नेवर हर्ट्स द सेम स्टोन ट्वाइस। एक गधा भी होता है तो एक ही पत्थर पे दो बार पैर नहीं पटकता, क्योंकि उसको पता होता है कि रिवर्स एक्शन में उसको भी चोट लग रही है। ये इतिहास से ज्ञान देता है हमको, ठीक है। हाँ, तो मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे औरंगजेब का बड़ा फेमस स्टेटमेंट था कि किंगशिप नोज नो किंगशिप, किंगशिप नोज नो किंगशिप, KNINSHIP, और पहला था किंगशिप KINGSHIP। बादशाहत या राजत्व भाईचारे को नहीं जानती या भाईचारे को नहीं मानती, ठीक है। तो इतिहास में बहुत सारे चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हमको ज्ञान होता है। ये ऐतिहासिक चेतावनी के रूप में आते हैं, हमको कौन सी कार्य करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। पानीपत का प्रथम युद्ध कैसे हुआ, द्वितीय युद्ध कैसे हुआ, तृतीय युद्ध कैसे हुआ, किस परिवेश में हुआ, ऐसे परिवेश फिर से न पैदा होने पाए। तो हम इतिहास के पन्नों पर बहुत सारी ज्ञानात्मक बातें होती हैं जिनका पालन करके हम अपने अतीत और वर्तमान दोनों को अच्छा बना सकते हैं। इसीलिए ये कहता है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के मध्य एक सेतु है, ठीक है। और यह क्या है? इट इज़ अ अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, एंड हिस्ट्री इज अ ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। इतिहास अतीत और वर्तमान के मध्य में एक सेतु है, जिसके माध्यम से हमारा अतीत और वर्तमान दोनों अच्छा होता है और उससे हमारा भविष्य भी अच्छा बन जाता है। इतिहास का तीसरा चौथा महत्व देखिए। इतिहास का सबसे बड़ा अगला महत्व है व्यावसायिक महत्व। व्यावसायिक महत्व क्या होता है? जो आपके आजकल आप देख रहे होंगे कि इतिहास और जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर होते हैं, ये वर्तमान में हमारे लिए व्यवसाय का भी एक माध्यम है, ठीक है। कमर्शियल और ऑक्यूपेशनल, कमर्शियल इंपॉर्टेंस और ऑक्यूपेशनल इंपॉर्टेंस भी कर सकते हैं इसे। जैसे कि वर्तमान में जो हमारे यहाँ बहुत सारी हिस्टोरिकल लाइब्रेरीज हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे हिस्टोरिकल म्यूजियम्स बनाए गए हैं, हमारे यहाँ जो पर्यटन के माध्यम है लोग देखने आते हैं, चाहे आपका सारनाथ हो, चाहे आपका आगरा का ताजमहल हो, चाहे आपके राजस्थान में बहुत सारे जो किले बनाए गए हैं, हाँ, उनको लोग देखने आते हैं, चाहे आप चुनार के किलों को लोग देखने जाते हैं, जो भी ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, चाहे लाल किला हो आपका, हाँ, चाहे, ठीक है। तो मतलब ऐसे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ये सब ऐतिहासिक जो स्थल हैं, इन स्थलों का लोग विदेशों से, भारत से, बाहर से लोग आते हैं। इससे हमको क्या होता है? हमको टैक्स मिलता है, इससे हमको विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है, जिसका व्यावसायिक महत्व मनाता है, ठीक है। बहुत सारे हम लोग आजकल आर्ट गैलरीज बनाते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस का विकास करते हैं, टूरिज्म का विकास करते हैं। तो ये सब हमारे देश के राष्ट्रीय आय के एक महत्वपूर्ण स्रोत भी होते हैं, ठीक है। और इसलिए देखे होंगे कि कोरोना काल में लगभग पर्यटन उद्योग में 74% की कमी आई थी। और पर्यटन उद्योग, जैसे कि आप देखिए विदेशों में सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं मिस्र का पिरामिड देखने, जो 7 आश्चर्य हैं उनको लोग देखने जाते हैं, हाँ। और विदेशों में जो नील नदी घाटी का क्षेत्र है वहाँ लोग जा रहे हैं। तो अलग अलग जगह लोग जा रहे हैं दरअसल वहाँ पर देखने। इससे देश को बहुत ज़्यादा आय प्राप्त होता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। जो यूनेस्को के हेरिटेज साइट्स हैं, ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं लगातार। चलिए अगला देखते हैं, एक कल्चरल इंपॉर्टेंस। सांस्कृतिक महत्व क्या होता है? कल्चर, संस्कृति शब्द का पहली बार प्रयोग सिसरो ने अपनी किताब टस्कुलन डिपुटेशंस में किया है। टस्कुलन डिपुटेशंस,
में किया है। और ठीक है, कल्चर मतलब संस्कृति होती है। भारतीय इतिहास या किसी भी देश के इतिहास कि सभ्यता संस्कृति की जो रूट जड़ होती है वो हमारे अतीत में होती है। इसलिए अतीत को जानकर हम अपने सोशल इंस्टीट्यूशंस को, हम अपने अपने जो अन्य जो परंपरा है, रीति रिवाज है, हमारे कन्वेंशंस हैं, हमारे ट्रेडिशंस हैं, इन सबको भी समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि हमारे हमारे देश की संस्कृति कैसा था, संयुक्त परिवार पद्धति कैसी थी, वैवाहिक संस्थाओं का क्या महत्व था, आध्यात्मिकता क्या 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 महत्व था, शिक्षा क्या था, उपनयन संस्कार क्या था, समावर्तन संस्कार था क्या था, हमारे विचार क्या थे, हमारे दृष्टिकोण जीवन के प्रति कैसा था। हाँ, तो हम इन सबको जानकर अपनी संस्कृति को सुदृढ़ कर सकते हैं। अपनी जो हिंदुवादी संस्कृति है या अपने जो समतावादी संस्कृति है, जो विश्वविद्यालय कुटुंबकम की भावना है, हाँ, इन सबको, ये सब भावना हमको वहीं देखने को मिलती है। तो हमारा अतीत जो है वो हमारे वर्तमान का आधार है। ठीक है, याद रखिएगा, वसुधैव कुटुंबकम शब्द का पहली बार प्रयोग शिव पुराण में मिलता है और मिलता है हितोपदेश में। ठीक है, और जबकि ऋग्वेद में कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये सब आप डाल दीजिएगा। अगला इतिहास का महत्व है मनोरंजक महत्व। तो अगला हो गया, एक हो गया सांस्कृतिक महत्व, पॉइंट वाइज ही आप पढ़िएगा, इन्हीं की व्याख्या कर दी जाइएगा। और अगला है आपका मनोरंजक महत्व। इतिहास का एक सबसे बड़ा महत्व यह है कि इतिहास को आप कहानी के रूप में अम्यूजिंग, ठीक है, हाँ, और या इंटरटेनिंग कर सकते हैं। इसका इंपॉर्टेंस, इतिहास का सबसे बड़ा एक महत्व यह है कि इतिहास को आप अध्ययन करके, इतिहास से आपको मनोरंजन होता है, इतिहास की कहानी पढ़कर आपको अच्छा लगता है, उससे ज्ञान भी होता है और आपका मूड भी फ्रेश होता है। ठीक है, इतिहास में बहुत सारे फेरी टेल्स हैं, सिंहासन बत्तीसी की कहानी है, बेताल पचीसी की कहानी है, अकबर और बीरबल की कहानियाँ हैं, बुद्ध की कहानी है, महात्मा गांधी की कहानी है। तो इन सब कहानियों को आप के ज्ञानार्जन के साथ साथ मनोरंजक भी होता है। इसलिए मैकाले कहता है, लॉर्ड मैकाले कहता है कि इतिहास जो है वह उपन्यास से भी अधिक, इतिहास जो है वास्तव में कहता है कि इतिहास को उपन्यास से अच्छा मानते हुए कहता है, मैकाले कहता है कि मुझे तब तक यह संतोष नहीं होगा जबकि 9 युवतियाँ अपने मेज से उपन्यास आदि को हटाकर उसके स्थान पे इतिहास को पढ़ें। तो इतिहास जो है और ज़्यादा मनोरंजक है। और वही एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है डेविड ह्यूम का, मिलता जुलता है। डेविड ह्यूम कहता है कि इतिहास उपन्यास से अधिक मनोरंजक होता है, इतिहास उपन्यास से अधिक मनोरंजक होता है, ये कथन है डेविड ह्यूम का। ठीक है, हाँ, तो मतलब बहुत सारी हमारे पास कहानियाँ हैं, जैसे लैला मजनू कहानियाँ हो गई, सोहनी महिवाल कहानी हो गई, अनारकली की कहानी हो गई, ताजमहल कहानी हो गई, मुमताज महल कहानी हो गई। तो बहुत सारे, फिर आप चाहे राणा प्रताप कहानियाँ पढ़िए। तो मतलब बहुत सारे इतिहास में हमको एक नॉलेज भी प्राप्त होता है और उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी। तो मतलब इतिहास के ये बहुत सारे आपकी इंपॉर्टेंस है, महत्व हैं इतिहास का। हमने कहा भी डिप्लोमेटिक महत्व डाल दीजिएगा, राजनयिक महत्व डाल दीजिएगा इतिहास के अध्ययन से, जो भी आप डाल सके। तो ये इसमें कमेंट्स जरूर कुछ डाल दीजिएगा, अच्छे जो कमेंट हमने बताए हैं। ठीक है, ये सब स्टेटमेंट आप डाल दीजिए और बता दीजिए इतिहास क्या है। और हमने इन सब जो स्टेटमेंट अगर आपको न मिले तो इतिहास का महत्व डालिएगा हिस्ट्री विद आनंद पांडे में, उसमें आपको सारा मिल जाएगा। तो वहाँ से हर पॉइंट पे 4-4, 5-5 चीज़ों को नोट कर लेना हर पॉइंट्स में, और फिर उसी को याद कर लेना। भाई इतिहास का महत्व है, तभी तो बर्नी कहता है इतिहास सभी विज्ञानों की रानी है। ठीक है, इतिहास सभी विज्ञानों की रानी है। बर्नी जब अपना स्टेटमेंट देता है तो इसीलिए तो देता है। हाँ, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको इतिहास से नॉलेज मिला है। और यही नहीं, जब हमने अभी चर्चा किया था कि वो कहता है, जॉनसन कहता है, हाँ, तो जॉनसन का जो कथन है कि इतिहास सामाजिक विज्ञानों की जननी है, तो वो भी स्टेटमेंट आप डाल सकते हैं ना। तो अच्छे से स्टेटमेंट जो है आप वहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग भी चर्चा करेंगे अगले टाइम पे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।